हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैंने उठाया है फाल्कन एकेडमी में अपना पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास का चैप्टर है ये हमारा। मैं आपको पहले इसमें कुछ बेसिक बताऊंगा जो आपके काम आने वाला है। जिस बच्चे को नहीं पता है उसे भी पता चल जाएगा और जिसको पता है उसके लिए वेलकम है, रिस्पेक्ट करूँगा उन बच्चों की। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं ये समझो। लीनियर इक्वेशन से पहले वेरिएबल समझो कितने कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, अच्छा हिंदी के लिए पढ़ाऊँगा, हिंदी के लिए वीडियो जो आएगी वो इसके बाद वीडियो आएगी। अभी इंग्लिश में समझ लो। वेरिएबल ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है हर सवाल में, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस ETC, ऐसे ये इन्हें वेरिएबल कहते हैं। इनकी वैल्यू हर सवाल में अलग अलग आती है, इन्हें वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, चाहे वो पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो या होल नंबर हो या नहीं, कोई भी नंबर होगा, अंडर रूट में भी लिख सकते हो आप। ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं और ये वेरिएबल कहलाते हैं। लीनियर इक्वेशन किन्हें कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल हो और उसकी पावर डिग्री, उसकी जो पावर होनी चाहिए यानी कि डिग्री ऑफ इक्वेशन जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। डिग्री यानी कि पावर, जैसे कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल भी हैं, यहाँ पर 3 वेरिएबल भी ले लेता हूँ, सबकी डिग्री कितनी है? 1। डिग्री अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। डिग्री अगर 2 हो जाती है तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। 3 होती है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। डिग्री पे ही लीनियर इक्वेशन बनती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर में, जैसा बोला गया है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले 2 वेरिएबल होनी चाहिए किसी इक्वेशन में। जैसे कि ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हो गई। ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि अगर मुझे इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हों तो मैं 4 सॉल्यूशन निकाल लेता था किसी x की वैल्यू रखने पर, ठीक है, और y निकलता था। ये मैंने 9th क्लास में पढ़ रखा और 9th क्लास की वीडियो में मैं करा भी रखा हूँ, तो उधर भी देख सकते हो आप जाके। अब इन्होंने बोल रखा है चैप्टर में कि पेयर होनी चाहिए, पेयर होना चाहिए। मैं 2 इक्वेशन ले लेता हूँ, एक तो ले रखी थी 5, दूसरी ले लेते हैं भाई ये वाली। इनके ऊपर मुझे स्टडी करनी है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन हैं और 2 वेरिएबल के साथ हैं, तो इनके ऊपर मुझे स्टडी करनी है। आगे एक पेज और ऐड करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने 2 इक्वेशन यहाँ पे ले रखी हैं, आप देख पा रहे हो। इसको मैं कंपेयर करता था 9th क्लास में। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी? AX BY और C। राइट साइड में 0 होता था, राइट साइड में 0 होगा। LHS में हमारी इक्वेशन लिखी होगी पूरी की पूरी। याद रखना, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक याद करना होगा। तो अगर मैं इक्वेशन उठा लूँ अपनी यही वाली सेम, AX + Y = 5, 2X = 3Y = 6। यहाँ पर मैं देखूँ इस इक्वेशन में मेरा A जो है, मैं इससे कंपेयर करूँ, A मेरा जो है 1 है क्योंकि X के आगे कुछ है नहीं। B भी 1 है। C जो है -5 हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन को मैं राइट साइड में 0 लेके आऊँगा। C -5 हो जाएगा। इस इक्वेशन में A जो मेरा है वो 2 है, B जो मेरा है 3 है और C मेरा -6 है क्योंकि इसको मैं ऐसे लेके आऊँगा और ये मेरा -6 दिखा देगा। तो बच्चों, आप प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर भी A B और C दोनों सब कुछ सेम है। तो ऐसा तो नहीं हो कि भाई एक ही सवाल में जो वेरिएबल है उनका नाम सेम हो, तो मैं इनका नाम चेंज कर देता हूँ। इसे A1 B1 C1 कह देता हूँ, इसे A2 B2 और C2 कह देता हूँ, ताकि क्वेश्चन के अनुसार पहले क्वेश्चन के ये सवाल और सेकंड के लिए ये वेरिएबल जो भी मेरे कांस्टेंट थे। अब मैं इनमें क्या करूँगा? रेशो लिखूँगा, इनको रेशो की फॉर्म में लिखूँगा। A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अगर यहाँ पर मुझे क्या होगा लिखना चाहूँ तो 1/2 आएगा, 1/3 आएगा इसके लिए,
और इसके लिए आएगा -5 बटे माइनस का 6, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा 5 बटे 6। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आ गए हैं। जिस प्रकार से 9th क्लास में है हम क्या करते थे, वैल्यू रखते थे और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे लीनियर एक ही इक्वेशन को। यहाँ पर भी हमें करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन करना है, पर हमें बिना देखे बहुत कुछ बताना भी होगा, बिना देखे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करे बताना भी होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, अगर A1/A2, B1/B2 नहीं मिल रहा है, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो उस काम आएगा आपके लिए। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे दर्शाऊँ, या तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगी कि भाई ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को काट दे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, या तो ये कंडीशन आएगी। हो सकता है ये कंडीशन आ जाए कि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के पैरेलल चली जाए, ये L1 इक्वेशन हो गई, ये L2 हो गई, पैरेलल की कंडीशन आ जाए। तीसरी कंडीशन हो सकती है, आप सबको पता है ये y होता है, ये x होता है, मुझे लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। तीसरी कंडीशन आ सकती है कि भाई ये एक इक्वेशन के उसी इक्वेशन पे वापस आ जाए, इसी लाइन पे आ जाए, तो यानी कि कोलिनियर हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। 3 कंडीशन मेरी आ सकती हैं। मुझे तीनों कंडीशन बिना देखे, बिना सॉल्व करे बतानी है, बिना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बतानी है कि कौन सी कंडीशन आएगी। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम रेशो निकालेंगे। रेशो मैंने लिख दिया। अगर A1/A2, B1/B2 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इंटरसेक्ट करेगी लाइन, क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, यानी कि पहला वाला ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, इंटरसेक्ट करेगी। ये L1 हो गई ग्राफ के लिए, L2 हो गई ग्राफ पर, और ये लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी हमारी। अगर बाई चांस हमारा A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 आ जाता है, ये तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, तो लाइन हमारी क्या कर जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी। क्या करेगी, कॉन्साइड कर जाएगी। अगर बाई चांस A1/A2 आ जाता है और B1/B2 आ जाता है, पर C1/C2 नहीं आ पाता, तो लाइन हमारी पैरेलल कर जाएगी, लाइन हमारी पैरेलल उस कंडीशन में होगी। तो इसके ऊपर हम सवाल करते हैं। एक सवाल करूँगा इसके ऊपर, जो मैंने आपको समझाया, जितनी बात मैंने आपको समझाई, इसके ऊपर एक सवाल उठा लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेकंड सवाल देखो क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो करो, फाइंड द वेदर द लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट, या पैरेलल या कॉन्साइड कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, पैरेलल कर रही हैं या कॉन्साइड कर जा रही हैं। ठीक है, तो मुझे ये रेशियो निकाल के बताना है। तो मैं सवाल उठा लेता हूँ। मेरे पास सवाल है 5x 4y। कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिख लिया करो तुरंत के तुरंत। ऑन कंपेयरिंग, देखो लिखने पेपर में ऐसे लिखना, और कंपेयरिंग ax by c 0 वी हैव, हमें a1 मिल जाएगा 5, b1 मिल जाएगा -4, c मिल जाएगा 8, a2 मिल जाएगा 7, b2 मिल जाएगा 6, c2 मिल जाएगा 9। तो बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं A1/A2 5/7 है, B1/B2 4/6 है, इसे सॉल्व कर सकता हूँ, 2/3 हो जाएगा। C1/C2 8/9 है। तो प्यारे बच्चों, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हम कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन किसकी थी, लाइन इंटरसेक्ट करी जाएगी, लाइन्स आर इंटरसेक्ट कर जाएगी लाइन हमारी। इसी प्रकार से आपको तीनों कंडीशन चेक करनी है, तीनों सवाल करने हैं। एक तो मैंने कर दिया, 2 आप करना।
सेकंड सवाल में देखो बच्चों क्या बोल रहा है, लाइन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, देखो बच्चों हमारे पास लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस प्रकार से, लाइन हमारे पास क्या कर रही है, पैरेलल हो रही है कुछ इस प्रकार से, लाइन कॉन्साइड कर रही है। कॉन्साइड का मतलब है एक ही लाइन एक के ऊपर आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसमें होगा क्या, आप अगर इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, मैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट होगा एक्स और वाई का जो पॉइंट होगा ये इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है, यानी कि एक ऐसा आंसर है मेरे पास, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों के लिए वैलिड है। तो यानी कि इसके लिए यूनिक वन सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों लाइनों के लिए वैलिड होगा। यानी कि अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगी, लाइन क्या कर जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट। अगर मैं इसको लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो दोनों के लिए वैलिड हो। एक्स वाई इधर करूँगा तो एक्स वाई इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, हर वो पॉइंट सब दोनों के लिए अलग अलग आएगा। तो यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा दोनों लाइनों के लिए। मैं एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं रख सकता जो दोनों में रख सकूं और आंसर दे सकूं। तो नो सॉल्यूशन होगा इसका, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, लाइन होगी हमारी इनकंसिस्टेंट, लाइन हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। और कॉन्साइड जब मैं बनाऊंगा ग्राफ पे, कॉन्साइड जब मैं बनाऊंगा ग्राफ पे क्या होगा बच्चों, सारी की सारी लाइनें, सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे के जो एक्स लाइन L1 के लिए होंगे वही L2 के लिए हो जाएंगे। यानी कि कई सारे ऐसे पॉइंट निकल के आएंगे जो दोनों के लिए वैलिड होंगे, दोनों के लिए वैलिड होंगे। एक्स वाई की वैल्यू ऐसी निकल के आएंगी जो दोनों की लाइनों के लिए वैलिड रहेंगे। तो यानी कि मैनी सॉल्यूशन निकल के आएंगे, मैनी सॉल्यूशन निकल के आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ लाइन हमारी कंसिस्टेंट आएगी, कंसिस्टेंट होगी। सॉल्यूशन आ गया तो कंसिस्टेंट होगी। तो प्यारे बच्चों कॉन्साइड की कंडीशन आपके पास क्या थी कि A1/A2 हो, B1 B2 हो, पर C1 C2 ना हो। ये कॉन्साइड की थी नहीं, कॉन्साइड की थी कि C1 और C2 भी हो। पैरेलल की कंडीशन थी वो कि A1/A2 हो, B1 B2 हो, पर C1 C2 ना हो, C1 C2 ना हो, और इसके बन में तो A1 और अपन में B1 B2 ना हो। तो ये हमारी कंडीशन थी। तो सेकंड सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, इसको करते हैं। आप नोट्स बनाते रहना। सवाल है तीसरा, ऑन कंपेयर करके बताना है, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो मेरे पास कंडीशन वही है। मैं अगर मेरे पास कंसिस्टेंट के लिए क्या था कि अगर मेरे पास कॉन्साइड हो जाए, लाइन कॉन्साइड आ जाए या इंटरसेक्ट आ जाए तो कंसिस्टेंट हो जाएगी। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या था कि लाइन मेरी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल की कंडीशन A1/A2, B1 B2, C1 C2 नॉट इक्वल टू। इसके लिए कॉन्साइड के लिए तीनों बराबर हो जाएं, तीनों बराबर हो जाएं। इंटरसेक्ट के लिए A1/A2, B1 B2 बराबर ना हुई। तो सॉल्व करते हैं इसको। एक सवाल उठा लेते हैं अपना। 3x दे रखा है और 2y 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। तो प्यारे बच्चों सवाल उठा लिया हमने, सॉल्यूशन करते हैं, इसका आंसर करते हैं। 3x 2y, इसको इधर ले आता हूँ राइट साइड में 0, 2x 3y माइनस का 7 राइट साइड में 0। ऑन कंपेयरिंग करता हूँ, AX1 BY1 C 0 से, B1 X1 A1 लिख लो। A मिल जाता है 3, B1 मिल जाता है 2, C1 मिल जाता है माइनस का 5। 2x को करता हूँ, 2x को करता हूँ तो A2 मिलता है 2, इस वाली लाइन को करता हूँ, B2 मिलता है माइनस का 3, तो C2 मिलता है माइनस का 7। मैं रेशियो लिखता हूँ A1/A2
3/2, B1 B2 2/-3, C1 C2 मिलता है मुझे -5/7, बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं आ रहा है तो A1/A2 ही बराबर नहीं आ रहा है मेरा। मुझे C2 और C2 को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये भी बराबर नहीं है, वो मैं मानता हूँ बात, पर अगर यहीं वैलिड नहीं हो गया तो लाइन इंटरसेक्ट हो जाएंगी। लाइन इंटरसेक्ट हो जाएगी। लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो यानी कि कंसिस्टेंट हो जाएगी। लाइन क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको दूसरा सवाल से 3.1 का मैंने पहला सवाल नहीं उठाया है, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार चौथा सवाल भी है, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बताना है। इफ़ यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, सॉल्यूशन ग्राफ पे दिखाओ, सॉल्यूशन ग्राफ पे बनाओ या ये दिखाओ। तो दिखा देते हैं ग्राफ पे हम सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए पहले इसका कुछ बुक दिखा देता हूँ कि इन्होंने ग्राफ पे कैसे दिखाया है। जैसे 9th क्लास में हमने करा था कि x की वैल्यू मान ली और y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मान ली, y की निकाल ली, और उससे अपने ग्राफ पे 2 पॉइंट निकाल लो और लाइन पे दिखा दो, ग्राफ पे दिखा दो। तो इस प्रकार हम 10th क्लास में भी वही करेंगे, पर तभी करेंगे जब लाइन हमारी कंसिस्टेंट होगी। तो प्यारे बच्चों, जब लाइन कंसिस्टेंट होगी तभी हम ग्राफ पे दिखाएंगे। जो अभी मैंने सवाल करा ये वाला, ये लाइन कंसिस्टेंट थी, पर कोई नहीं, हम चौथा सवाल ले रहे हैं तो चौथा ही लेके चलूँगा मैं आप सबको लिए। यहाँ पे मैं चौथा सवाल उठाता हूँ। मैं देख पाता हूँ कि XY + 5 है, A1 मेरा 1 है, B1 मेरा 1 है, C1 मेरा -5 आएगा, और 2x + 2y और 10 है, तो A1 मेरा 2 आएगा, B2 मेरा 2 आएगा, C2 मेरा -10 आएगा। अगर मैं रेशो लिखता हूँ A1/A2, ये मेरा 1/2 आएगा। B1 B2 निकालता हूँ, 1/2 ही आएगा, और C1/C2 निकालता हूँ -5/-10, यानी कि 1/2। तो प्यारे बच्चों, A1/B1, B2/C1, ये तीनों के तीनों मेरे बराबर आ गए। लाइन क्या हो जाएगी? कोइंसाइड कर जाएगी, कोइंसाइड होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंट आ गई है तो इसके सॉल्यूशन भी करने पड़ेंगे बच्चों। इक्वेशन को लिखता हूँ, x + 5 है, एक टेबल बना लेता हूँ, 9th क्लास में हमने कर रखा था। लेट करते हैं कि x = 0 तो y कितना मिल जाएगा? 5, और लेट करते हैं y = 0 तो x कितना मिल जाएगा? 5। इसको अभी ग्राफ पे दिखाऊंगा, उससे पहले मैं दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो लेट करते हैं x = 0, x = 0 तो मेरे पे मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 2y = 10 और 2y = 10, और y की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर दूंगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार लेट y की वैल्यू 0, 2x = 10 मिल जाएगा, x की वैल्यू 2/5, यानी कि दोनों सॉल्यूशन, अगर मैं इसके L1 इसे कह दूँ L2 के लिए और ये कह दूँ L1 के लिए है लाइन इक्वेशन, तो इससे मैं ग्राफ पे दिखा लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा x होता है, ये मेरा y होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि 0,5 आया है, 5,0 आया है पहली लाइन के लिए। 0,5 जो होगा वो यहाँ पर होगा 0,5, और 5,0 यहाँ पर होगा। अगर मैं बच्चों, यहाँ पर होगा। अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊं तो लाइन ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी मेरी। ये मेरी लाइन हो गई L1। लाइन का नाम लिखना पड़ेगा मुझे, जो ये है x + 5 = x + y = 5। सेकेंड लाइन के सॉल्यूशन देखूं तो 0,5 ही है और 5,0 ही है, वो भी क्या करी जाएगी? इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। जब इसके ऊपर आ जाएगी, एक और दिखा लेंगे, एक एरो और दिखाएंगे, और इसका नाम का लाइन को नीचे लिख दूंगा मैं। लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है पेपर में।
ताकि टीचर समझ जाए कि हाँ इन्होंने दोनों लाइन दिखाई है, दोनों लाइन दिखाई है। तो इस प्रकार से मेरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो बचती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम बचती है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी एक सवाल कर देते हैं हम। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो यानी कि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर पूरा कोर्स करा दो मैथ का, हम करा देंगे यहाँ पर। अगर आप हमसे ऑफलाइन मोड में ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में, हम आपको एड्रेस भेजते हैं अपना नोएडा सेंटर का। नोएडा 62 में हमारा सेंटर है। और अगर ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं इंडिविजुअल अलग, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम 1-to-1 पढ़ाते हैं बच्चों को मैथ और साइंस, जिसमें आपके पास क्या क्या मिलेगा। एनसीईआरटी कराएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कराएंगे, मतलब सवाल उठाएंगे इसके भी, आरडी समा के उठाएंगे, पीवाई के उठाएंगे और वर्कशीट आपको मिलेगी। तो कम से कम 5, 6, 4 चीज़ें हम उठाते हैं जिसमें आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपके नंबर कम से कम 90+ तो मैं दिलवा सकता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल उठाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का सवाल उठाएंगे हम। तो प्यारे बच्चों आप 5वां सवाल पढ़ो। देखो लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगुलर गार्डन मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन बन गया। हुज लेंथ इज़ 4 मीटर वी हैव गिवन। बच्चों सबसे पहले ये आपको लिखना होगा, वी हैव गिवन रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इन विच, जिसमें लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स वाइड। तो लेट कर लेते हैं, लेट एल इज़ द लेंथ, एल इज़ लेंथ, इसे एल लिख दो, एंड डब्ल्यू इज़ विड्थ, या बी कह दो कोई दिक्कत नहीं है, बी इज़ विड्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लेंथ इज़ 4 मीटर, लेंथ जो है 4 मीटर विड्थ से ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू विड्थ से ज़्यादा है, तो यानी कि b+4 कर दो। और इसमें बोला गया है इज़ 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है। कितना है बच्चों? 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, डायमेंशन ऑफ गार्डन बतानी है मुझे। तो देखो प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, पेरीमीटर निकाल लूँगा, 36 × 2 72 बन जाएगा। P का फॉर्मूला मेरे पास होता है 2L + B। तो बच्चों ये 72 चल रहा है। तो आपको देख पा रहे हो कि L जो है ना वो B+4 है, B+4 है, यानी कि इक्वेशन मैंने L की वैल्यू रख दी, L की वैल्यू रख दी B+4, जो कि मैंने यहाँ से निकाली थी। मैं पे 2 इधर लेके जाऊँगा तो 36 हो जाएगा वापस से। और प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 2B+4। 36 माइनस करता हूँ 32 आ जाएगा। B की वैल्यू लाऊंगा तो आपको पता है B की वैल्यू आएगी, डिवाइड में जाएगा और 16 B की वैल्यू आ जाएगी। और जो मेरी लेंथ है वो B+4 है, यानी कि 16+4 मेरी लेंथ आ जाएगी 20 मीटर। आप देख भी सकते हो कि इसका पेरीमीटर कितना आएगा। जो इसका पेरीमीटर आएगा वो है ये 20 है, और ये फिर कितनी हो जाएगी 16। हाफ पेरीमीटर कितना होगा, दो साइड को जोड़ दूँ, 20 और 36 होगा,
और फुल कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। तो हमारा आंसर सही है यानी कि। तो आई होप आपको हमारा वर्ड प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा। तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी डालने जा रहा हूँ, इसके बाद ही डालूँगा जो हम 3.2 करेंगे।